हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मोशन ऑफ चार्ज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले देख चुके हैं, तो चला हम इसको पहले डिस्कस कर लूं मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था कि जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका मोशन कैसे होता है। इसका जो मोशन होता है यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस पर फोर्स अप्लाई करती है F इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा क्यू ई बाय एम होगा यहाँ पर। मतलब यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव चार्ज का। और अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा, यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसका जो मोशन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन हमें आज ये नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमें यहाँ पर मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने मेन टॉपिक को। ठीक है, तो हम देखते हैं मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर ये देखो, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, जिसको कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस सर, इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और क्रॉस का मतलब क्या होगा कि जो यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और इनवर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चार्ज Q है जो कि वेलोसिटी v के साथ अगर इस पर मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो क्या होगा। तो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज इंटर्ड इनटू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद अ वेलोसिटी v, then it experience a force, तो प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया गया कि it experience the force. Then what is the magnitude of that force? How we can find the magnitude of that force? So the force experienced by the charge F is depends on the following factors. First one is F is directly proportional to the charge, F is directly proportional to the magnetic field, F is directly proportional to the velocity of the charge, and F is directly proportional to the sine theta. So what is that sine theta? What is the angle theta? Here that angle theta is angle between B and V. Theta is angle between, it is the angle between B and V. मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का ये क्या होगा, एंगल होगा। ठीक है, तो फिर से बता दूं मैं आपको, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज इंटर्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, then it experience the force and the magnitude of that force is equal to, when we combine that all these four factors, 1 2 3 and 4. Okay, so when we combine this all these four factors, then we get that F equal to QVB sine theta. We get the QVB sine theta. So here the net force experienced by the charge is equal to QVB sine theta. QVB sine theta. Okay, or we can write it QVB sine theta. तो यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट है, ये किसका वेक्टर प्रोडक्ट है, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, so it is the vector product of V and B. So we can write it F equal to Q V cross B. Okay, so it is equal to Q V cross B. Okay, so our concept, first concept is motion of charge in uniform magnetic field. So when the charge particle is entered into the magnetic field with velocity v, then it experiences a force, and the magnitude of force is QVB sine theta, or we can write it F vector F equal to QV cross B. ओके, तो यहाँ पर ये हमारा क्लियर हो चुका है कि हम कितना यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ओके स्टूडेंट, सो द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम यहाँ पर जरा देख लेते हैं थ्योरेटिकली भी। If a particle carrying a positive charge Q and moving with the velocity v enter a magnetic field B, then it experiences a force which is given by the expression F equal to Q V cross B, or we can say that F equal to QEB sine theta. Okay, so
यहाँ पर v क्या होगा, वेलोसिटी होगा, b मैग्नेटिक फील्ड होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड b। ओके, तो अब देखो यहाँ पर अब इसको थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस कैसे करेंगे, यहाँ पर f की वैल्यू डिपेंडेंट फैक्टर्स पर को एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर वेलोसिटी की। अगर एक चार्ज, इफ अ चार्ज इन अ रेस्ट देन इट एक्सपीरियंस द फोर्स। अगर यहाँ पर जो चार्ज है वो रेस्ट में होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में रख दिया जाए, तो बताओ कि क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आंसर इज नो, इट डज नॉट एक्सपीरियंस द फोर्स बिकॉज दैट वेलोसिटी इज जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो फोर्स भी यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ओके, तो जीरो फोर्स होने की कंडीशंस क्या क्या है, जीरो फोर्स होने की कंडीशंस क्या क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो फर्स्ट वन इज नो फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो फोर्स जीरो होगा, ऑब्वियसली नो मैग्नेटिक फील्ड तो नो फोर्स एक्सपीरियंस जीरो हो जाएगा। सेकंड वन इज न्यूट्रल पार्टिकल। अगर पार्टिकल के पास चार्ज नहीं हो, जैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, तो उसका भी फोर्स जीरो होगा। थर्ड वन इज द रेस्ट चार्ज, जो भी हम डिस्कस कर ही रहे थे, रेस्ट चार्ज। अगर यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो, वेलोसिटी जीरो होगी तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। एंड लास्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर, मूविंग चार्ज एंगल। ओके, सो इफ द एंगल इज थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू 180, मतलब अगर जो चार्ज की जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है, दोनों ही केसेस में जो यहाँ पर फोर्स होगा वो जीरो होगा, क्योंकि साइन जीरो और साइन 180 दोनों की वैल्यू जीरो होती है। यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तीन फोर केसेस में जो फोर्स है नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। बी जीरो, क्यू जीरो, वी जीरो और थीटा इक्वल टू जीरो और 180। तो आपसे ये जरूर बहुत पूछेंगे आपसे, थीटा इक्वल टू 180 और थीटा इक्वल टू जीरो पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जो होती है वो इसी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होकर पूछी जाती है। ओके, ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक हमारा इसमें जो होगा वो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो रूल है। ठीक है, सिंपली एक्चुअली में ये रूल कुछ नहीं है, रूल क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट का रूल आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है, इसका वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है, वी और बी का प्रोडक्ट हो रहा है। देखो यहाँ पर, ये देखो, ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम वी और बी का प्रोडक्ट कर रहे हैं, वी और बी का प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो जब हम वी और बी का प्रोडक्ट करेंगे तो वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू कहाँ होगी, परपेंडिकुलर टू द वी, परपेंडिकुलर टू बी और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जिस प्लेन में वी और बी दोनों सेम प्लेन में होंगे, वी और बी दोनों क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे, लेकिन जो फोर्स होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यही हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल, जो कि हम हमेशा वेक्टर प्रोडक्ट में यूज करते हैं, राइट हैंड रूल। ओके, तो ये जो फिंगर्स होती है ना, पहले फिंगर्स होती है वी की तरफ जाएगी, ए की तरफ, मतलब जो ए यहाँ पर वी है, और इसको घुमाएंगे बी की तरफ, तो वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, थंब इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, सो हियर v cross b, then the direction of force is perpendicular to the v, perpendicular to the v. Okay, so with help of that law we can find out the direction of force. Okay, now next our rule is Fleming left hand rule. Okay, next important rule is Fleming left hand rule. It is also simple rule to find the force of magnetic field, force direction of force. Okay, so here in the Fleming left hand rule, our left hand rule, we can take our left hand. Okay, so stretch our three fingers, thumb and the middle finger and forefinger. Okay, now here that thumb is representing the force, direction of force. That direction of that forefinger is representing the direction of magnetic field, and the direction of that middle finger is representing the direction of velocity of positive charge. ये बात ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, नेगेटिव में अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात का ध्यान रखेंगे कि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उसमें तीनों चीजें क्या होती है, थंब होगा फोर्स, जो यहाँ पर हमारी मिडिल फिंगर, सॉरी जो फर्स्ट फिंगर होती है वो क्या है, हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर होती है, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर वो। ठीक है,
डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हम सिंपल एक मैं बता देता हूँ आपको, चलो आप मुझे बताना कि फोर्स किधर होगा। ये मान लो कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गया, ठीक है, और इस डायरेक्शन में मेरा पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो बताओ यहाँ पर जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर हमसे पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर। ये देखिए, सबसे पहले बी को पकड़ना है आपको, बी ये रहा, बी मेरा किस तरफ चला गया, टूवर्ड्स द प्लेन, ये टूवर्ड्स द प्लेन चला गया। मैं आपको अपोजिट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं प्लेन की तरफ ही कर रहा हूँ, कंप्यूटर मेरा लैपटॉप की तरफ जा रहा है ना मेरा हाथ, ठीक है, ये टूवर्ड्स द प्लेन चला गया बी, ये पॉजिटिव चार्ज वी, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया वी, ठीक है, तो थंब ऊपर की ओर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर लगेगा, इस पर मैग्नेटिक सॉरी फील्ड बोल दिया मैंने, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है यहाँ पर, वो फोर्स कहाँ पर अप्लाई होगा, तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाइड होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर जो फोर्स डायरेक्शन, ये मोशन जो होगा इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा इसमें, ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का, इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस करना। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि अगर ये क्रॉस की जगह डॉट हो जाता तो फिर क्या होता, अगर मान लो कि या फिर ये पॉजिटिव जगह नेगेटिव होता तो ही क्या हो जाता, तो इस केस में क्या होता, जो डायरेक्शन ऑफ यहाँ पर जो v की डायरेक्शन लेंगे हम अपोजिट लेंगे, यहाँ पर जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लगा रहे थे, ये लगा रहे थे, तो इसको अपोजिट करना पड़ेगा, हमें इसे घुमाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये जो इस तरह जो हम ये डायरेक्शन लेते हैं, डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, नेगेटिव के लिए हमको अपोजिट करना पड़ेगा इसको। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस तरीके से घूमेगा, इस ट्रेजेक्टरी होगी इसकी, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होते हैं, पॉजिटिव सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के लिए भी अगर चार्ज का नेचर अलग होता है तो उनमें लगने वाला फोर्स अलग होता है। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल हम लगाते हैं उसमें जो वी लेते हैं ना, वो अलोंग द पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को अपोजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम करंट की डायरेक्शन भी ले सकते हैं, हमारी सुविधा के लिए हम इसको एफ बी और आई ले लो इसको, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, अलोंग द पॉजिटिव चार्ज होती है, और अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर क्रॉस की डॉट हो जाएगा, तो जो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज जाएगी, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी चेंज जाएगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर सेकंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रेजेक्ट्री। इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, किस पाथ डायरेक्शन में मूव करेगा, तो अलग अलग ये डिपेंड करेगा एंगल पर। द ट्रेजेक्ट्री इज डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन बी एंड बी, ओके। तो सबसे पहले लेते हैं कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल में फर्स्ट है कि स्ट्रेट लाइन, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कब करेगा, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा अगर यहाँ पर एंगल थीटा इक्वल टू 0 या 180 डिग्री हो। देखो थीटा इक्वल टू 0 और 180 अगर होगा तो यहाँ पर कोई भी फोर्स अप्लाइड नहीं होगा, द चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, तो उसका जो पाथ होगा वो अनडिफ्लेक्टेड होगा और सीधे निकल जाएगा। 0 और 180 में, 0 और 180 में उसका जो फोर्स होगा वो 0 होगा, और ट्रेजेक्ट्री होगी स्ट्रेट लाइन, सीधे ही निकल जाएगा वो, ठीक है। ओके, सेकंड वन इज सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ के लिए क्या होगा, अगर सर्कुलर पाथ के लिए जो कंडीशन होगी कि यहाँ पर जो एंगल थीटा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, फॉर सर्कुलर पाथ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री व्हेन द v is perpendicular to the b, ठीक है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स। इस केस में क्या होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री then the charge particle is experience the magnetic the charge particle is experience the maximum force, okay। और जो force experience करेगा वो perpendicular to the velocity होगा, so when the force is applying perpendicular to the velocity, okay, और यहाँ पर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जब फोर्स लगता है तो जो चार्ज पार्टिकल होता है वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है, ये क्लास 11 में हमने पढ़ा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ठीक है। तो व्हेन सेंट्रीपिटल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ चार्ज ऑन एनी पार्टिकल देन द ट्रेजेक्टरी इज सर्कुलर। So similarly, which here the direction is perpendicular to the motion of charge particle. The direction of force is perpendicular to the
motion of charge particle. Therefore, the trajectory of the particle is circle. Okay, and here it experiences the centripetal force. What is the value of that centripetal force? Centripetal force की value क्या होती है? What is the expression for the centripetal force? It is equal to mv square by r. So we can write it that F equal to mv square by r, and F is also equal to qvb. So now that centripetal force is equal to mv square r equal to qvb. इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है. With help of that formula, with help of that expression, we can find the radius. We can find the value of that radius, in which radius of the circular path. हम यहाँ पर जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं. वो ये एक्सप्रेशन भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. जो सर्कुलर पाथ वाला कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से आप समझिए. ठीक है, तो कब सर्कुलर पाथ में मूव करता है? कंडीशन फॉर सर्कुलर पाथ, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, then force experienced by the charged particle is maximum and it is perpendicular to the velocity, so the path is circular. Path is become circular. Okay, so ये important हो गया. Now third one is if theta is not equal to 90 degree, not equal to 180 और not equal to 0 degree. तीनों केस देखे, अभी हमने 3 केस देखे, 0 डिग्री, 180 और 90 डिग्री. अब मान लो 0 भी नहीं है, 180 भी नहीं है और 90 भी नहीं है, तो क्या होगा? If angle is theta, मान लो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, then इस केस में क्या होगा? इस केस में यहाँ पर दोनों मोशन होंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन भी होगा और सर्कुलर मोशन भी होगा, एंड दैट मोशन इज कॉल्ड हेलिकल मोशन. ओके, हेलिकल मोशन. ठीक है, ये देखो थर्ड वाला बता दो पहले, फिर मैं उसको हम ओके मेरे नोट्स में नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, मैं उसको आपको ऐसे समझा देता हूँ. तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा? ये हो जाएगा हेलिकल मोशन. तो हेलिकल मोशन कैसे होता है? हेलिक्स बोलते हैं उसको. देखो इस टाइप से होगा, वो ये जो होगा ना मोशन, ये इस टाइप से होगा, ये इस तरीके से रोटेट करेगा अपना जो चार्ज पार्टिकल है. चार्ज पार्टिकल दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. दो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी दोनों डायरेक्शन में जाएगी. यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी v sin थीटा और यहाँ पर वेलोसिटी जाएगी v cos थीटा. अगर हम एंगल सब्सटेंड करते हैं यहाँ पर, तो ये थीटा एंगल से अगर v cos हो, ठीक है, तो यहाँ पर इसका हेलिकल पाथ होगा. ठीक है, चलिए अब हम जो मैं आपको बता रहा था कि डेरिवेशन की बात हो रही थी यहाँ पर, कि हम अगर यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि जो mv स्क्वायर r है इक्वल टू qvb है. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा? r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? v से v कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा q mv बाय, ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी एक मिनट ले लूं, हाँ ये तो ये r इक्वल हो जाएगा यहाँ पर mv बाय qb. मीन्स द रेडियस इज डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, मास एंड चार्ज. ओके, तो इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. तो r का फॉर्मूला हो गया mv बाय qb. ओके, अब हम इस mv को भी p के क्रम में लिख सकते हैं. वी कैन राइट इट, mv इक्वल टू होता है p, यार mv इक्वल टू होता है p मोमेंटम, तो वी कैन राइट p इक्वल टू qb. तो अब यहाँ पर b की डिपेंडेंसी किस पर हो गई? मोमेंटम पर हो गई, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड पर हो गई. ठीक है, अब आपने 11 से पढ़ा होगा कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी? तो मोमेंटम इक्वल टू होता है √2mk. here k is the kinetic energy, here the k is the kinetic energy. So we can also write r equal to √2mk by qb. तो देखो अलग अलग फार्मूले आ रहे हैं हमारे पास. r इक्वल टू mv बाई क्यूबी फार्मूला आ गया, r इक्वल टू p बाई क्यू. ये सब हम क्या कर रहे हैं? डिराइव कर रहे हैं. ये रिलेशन हम डिराइव कर रहे हैं वैल्यू पुट अप कर करके. ठीक है, तो रेडियस की डिपेंडेंसी काइनेटिक एनर्जी पर भी होगी, रेडियस की डिपेंडेंसी मोमेंटम पर भी होगी, और रेडियस की डिपेंडेंसी चार्ज पर होगी, मास पर होगी, मैग्नेटिक फील्ड पर होगी. इन सब पर जो रेडियस है वो डिपेंडेंट होगा. ठीक है, तो अब हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं कि ये फार्मूला कैसे यूज करते हैं. ये फार्मूला कैसे होता है, इन फार्मूलाज को आप डिटेल में देखो, नीचे भी मैंने लिख रखे हैं, देख लो एक बार. ये QV इक्वल टू mv स्क्वायर r, तो r इक्वल टू mv बाई qb. mv की जगह हम p पुट कर देंगे, तो ये जगह p अपॉन qb.
v की जगह पर हम पुट कर सकते हैं √2mk, ये काइनेटिक एनर्जी हम लोग होगा, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 1/b √2mvq। ये mvq क्यू कैसे आ गया भाई, v कैसे आ गया कैपिटल V? तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा होगा, कहाँ पर पढ़ा है आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, वो क्यू वी के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, यहाँ पर क्यू वी के बराबर होती है, ठीक है। तो के बराबर कितना हो जाएगा भाई, के मतलब जो एनर्जी होती है यू बराबर क्यू वी, ठीक है। तो उसके फॉर्म में मैं लिख सकते हैं इसको, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, इसका होल अंडर रूट निकाल लिया हमने, तो उसमें से जो भी हमारी कॉमन चीजें हैं उसको बाहर निकाल के फिर ये डेरिवेशन डिराइव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मेनली जनरली हमारे पास ये तीनों फार्मूले में बहुत यूजफुल है, और जिस पर ही हम कुछ ना कुछ जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं पर पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन 3 फार्मूले पर ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये जो मैं भी बात कर रहा था वो 2mk को 2mqv पुट कर दिया उन्होंने यहाँ पर, है ना। ये देखिए, तो अब हम इसमें टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। भाई टाइम पीरियड कैसे फार्मूला है, देखो वो भी देख लो, डेरिवेशन सिंपल सा डेरिवेशन इसका टाइम पीरियड का। तो हमने लिखा कि भाई सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड क्या होता है, टी इक्वल टू होता है 2πr/v। 2πr क्या हो गया उसकी सरकमफेरेंस, ओके। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, mv/qb होती है, mv/qb। तो v से भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2πm/qb, दैट इज द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया। द टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है क्या, नहीं है। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ओके। तो ये तीनों फार्मूले हमने देखे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले बेटा, इसको जरा ध्यान से आप लोग एक बार फिर से अपनी कॉपी में भी जरूर करके देख लें एक बार। इन तीनों फार्मूलाज को आप एक बार अपनी कॉपी में जरूर करके देखें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सीबीएसई में तो ये मान के चलो, इस पर एक बहुत ही सीबीएसई में इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम अभी डिस्कस इसमें कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर न्यूमेरिकल देखते हैं, जो सीबीएसई में किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूविंग विद द इक्वल वेलोसिटीज इंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गोइंग विद टू द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन इन द फिगर, देन ट्रैक देयर पाथ। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, केवल डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है यहाँ पर हमें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है, और वो भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम इजीली निकाल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लो, यहाँ पर चार्ज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको चार्ज नहीं मालूम है। तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा, सबसे पहले हम बात करें अल्फा की बात करते हैं, तो अल्फा पर चार्ज क्या होगा, अल्फा पर जो चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। न्यूट्रॉन पर चार्ज नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, ओके। सो द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, all these three particles are moving with the same velocity in a uniform magnetic field. So we know that charge particle, positive and negative charge particle experience the opposite force, opposite direction, okay। तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल जो मूव करेगा, तो फिर से हम वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं यहाँ पर, देखो तो एफ बी, और ये हमारा वेलोसिटी और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो बी हमारा गया नीचे की ओर, ये v की डायरेक्शन हो गई, और ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन लगेगा, so that alpha particle experience upward force. Neutral, that n neutron does not experience any force, f equal to 0 because the q equal to 0, okay. And that electron is experience force opposite to the positive charge, okay। तो ये सिंपल सा मोशन ऑफ मतलब जो हम इससे हमारा जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर हो रहा है इस न्यूमेरिकल से, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखने वाले हैं, देखो उसमें हम कंपेयर करने वाले हैं a proton, a neutron and alpha particle having the same kinetic energy are allowed to pass through a uniform magnetic field perpendicular to their direction of motion, compare the radius of their circular path, okay। ये भी एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। अब सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को
यहाँ पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, ये अभी आप याद कर लेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर टेबल बना के आपको बता देता हूँ कि ये इनका मास और चार्ज कैसे कंपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ मास और चार्ज का यूज करेंगे। आर देखो, आर में हमने देखा था कि आर क्या होता है, आर में जो डिपेंडेंसी होती है आर की एम वी क्यू बी, मतलब मास और चार्ज दोनों पर डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है और वेलोसिटी भी सेम है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तो सेम है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, तो फिर डिपेंडेंसी किस पर हुई, डिपेंडेंसी यहाँ पर होगी चार्ज और मास पर, तो इन तीनों के चार्ज और मास हमको मालूम होना चाहिए। देखिए, तो हम एक टेबल बना लेते हैं, टेबल से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मास, यहाँ पर लिख देता हूँ चार्ज, ओके, और यहाँ पर पार्टिकल, तो प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन। तो मास ऑफ दैट प्रोटॉन, वी कैन कंसीडर दैट मास ऑफ प्रोटॉन इज एमपी, क्योंकि हमको कंपेयर करना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखना है, पर सिर्फ कंपेयर करना है। और चार्ज कितना होता है, ई होता है, प्लस ई होता है, तो ई चार्ज हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो होता है 4 mp, 4 टाइम्स द मास ऑफ द प्रोटॉन, एंड चार्ज होता है 2e, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स होता है, चार्ज 2 टाइम्स होता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास 2 mp होगा, न्यूट्रॉन एक क्या होता है, आइसोटॉप्स होता है हाइड्रोजन का, तो न्यूट्रॉन का मास 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ दैट प्रोटॉन होगा, और चार्ज यहाँ पर ई होगा। तो तीनों बातें आपको समझ में आ गई, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ न्यूट्रॉन और चार्ज ऑफ मास प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन। ये आपको बहुत यूजफुल होगा आगे भी, जब हम कुछ कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं आगे फिजिक्स में, तब भी आपको ये सब मालूम होना चाहिए, मास और चार्ज में क्या रिलेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। अब ये हमें मालूम हो गया, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट हमें मालूम होना चाहिए, फार्मूला। तो आर इक्वल टू क्या होगा, आर की डिपेंडेंसी काइनेटिक एनर्जी पर और चार्ज पर और मास पर क्या होगी, तो ये हम फार्मूला अभी थोड़ी आपको जस्ट मैंने बताया था, ये फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। देखो ये फार्मूला कहाँ है, ये देखें, ये नोट्स में आपको ऑलरेडी हमने बताया हुआ है कि देखो आर इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ m2m k बाई क्यू बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी किस पर है, किस तरीके से डिपेंडेंसी है वो आप देख लो यहाँ पर। तो हमारे पास जो फार्मूला होगा वो लिख ले यहाँ पर हम, अंडर रूट ऑफ 2mk बाई क्यू बी, ठीक है। अब ये फार्मूला हमारे पास आ चुका है, अब हमें डिपेंडेंसी भी समझ में आ रही है कि आर किस पर डिपेंडेंट है, मास और चार्ज पर। बाकी काइनेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, बाकी काइनेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है तीनों के लिए, ठीक है। तो सिंपल, यहाँ पर अब इसको सिंप्लीफाई और कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ ताकि हम यहाँ पर सॉल्व कर सके इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए, तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m बाय q, ये लिख सकता हूँ मैं। बाकी सब तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी हट जाती है जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं। तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m बाय q, इसको कैसे कंपेयर करोगे, तो मैं लिख दूंगा rp, r अल्फा और r न्यूट्रॉन, लिखो इसके फार्मूला इस डिपेंडेंसी के टर्म में, तो हो जाएगा mp बाय e अंडर रूट ऑफ mp बाई, that is equal to under root of 4mp by e, and that is equal to under root of 2mp by e। अब इनको जब आपको रेशियो निकाल लो, देखो क्वांटिटी सबकी सेम है, अब इनका रेशियो निकाल लेना, रेशियो निकालोगे तो इनका रेडियस का कंपेरिजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोग अब आप खुद भी करके देख सकते हो इतना, तो ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दी है, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अब एक और हमारे पास इसी टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व क्वेश्चन दे रखा है, जो सीबीएसई 19 में आ चुका है, ये क्वेश्चन भी देखो, इसको भी देख लेते हैं। तो अब प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इंटर अ राइट एंगल इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बी, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस व्हेन सेम मोमेंटम एंड सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो इसमें अगर काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो क्या होगा, मोमेंटम सेम होगा तो क्या होगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन तो सीबीएसई में बहुत पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए इनको तो बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पर अब ये फार्मूला आपको डायरेक्टली हमें दिया ही हुआ था, r इक्वल टू पी बाई क्यू बी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब सेम मोमेंटम होगा तो r किस पे डिपेंडेंट होगा, केवल चार्ज पे डिपेंडेंट होगा। तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q, तो rp अपॉन r अल्फा इक्वल टू q अल्फा अपॉन q p हो जाएगा। तो दोनों की चार्ज की वैल्यू रख देंगे, रेशियो आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की बात करें
तो अभी मैंने बताया कि आर की डिपेंडेंसी काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, √m/q के बराबर होती है। ये एक क्वेश्चन का आंसर तो आपका यही आ गया जो अभी हमने पहले बताया था, अल्फा प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की रेडियस के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है ये फिर से एक बार आप रिकॉल कर लेना, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाए हैं, और कोई भी डाउट होगा तो हम इसमें आगे, अब हम इसमें देखने वाले हैं आगे कि अगर हमारा जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जैसे मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चार्ज पार्टिकल मोशन करता है और मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है। अब अगर हम दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली एक ही जगह पर हो, ठीक है, कोई स्पेस है और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और अब इसमें हम कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो फिर उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही पार्टिकल मतलब दोनों ही फील्ड क्या होगी, उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करेगी। ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल इज QE हो जाएगा, और ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इज QV क्रॉस B हो जाएगा। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू QV प्लस, इसको मतलब सिंप्लीफाई हमें डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन हम इसको लिख सकते QV प्लस QV क्रॉस B। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके हम इस फॉर्म में लिख दिया। तो दैट इज कॉल्ड द लॉरेंज फोर्स इक्वेशन, ओके। तो लॉरेंज फोर्स इक्वेशन में क्या होगा, बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन द सेम स्पेस एंड द चार्ज पार्टिकल इज इंटर इनटू द बोथ द स्पेसेस, बोथ द फील्ड, देन इट एक्सपीरियंस द फोर्स इक्वल टू QE प्लस QV क्रॉस B। ओके, सो यहाँ पर जो डिपेंडेंसी किस पर हो जाएगी, डिपेंडेंसी ऑन द डायरेक्शन ऑफ V, E एंड B। ओके, अब कैसे डिपेंडेंसी होगी वो भी थोड़ा समझ लेते हैं कि V और B की, V, B और E तीनों की डायरेक्शन पर किस तरीके से ये फोर्स डिपेंडेंट होगा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अगर V, E और B ऑल थ्री आर द कोलिनियर, तीनों एक ही डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, मतलब VB, ये मान लो V है, ये B है और ये E है, तीनों एक ही डायरेक्शन में, यहाँ पर तीनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा, एंगल बिटवीन V एंड B तो 0 हो गया ना, तो इसका मतलब FM जो होगा वो 0 हो जाएगा यहाँ पर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो फोर्स कौन एक्सपीरियंस कराएगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें मालूम है कि ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। इन दिस सिचुएशन द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इट विल बी द 0 एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्ट, सो द A इक्वल टू QE बाय M हो जाएगा। ओके, the particle will pass through the field following a straight line path, okay, with charge in its speed. So it is in the situation speed, velocity, momentum and kinetic energy, it will change without change in the direction। तीनों चीज चेंज होगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी, मोमेंटम भी होगा, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज जाएगी। ओके, अब हम बोलते हैं सेकंड केस लेते हैं यहाँ पर कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा। अगर यहाँ पर V, E और B तीनों एक आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, V, E एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यहाँ पर किस तरीके से बनेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये इस तरीके से बनेंगे तीनों की डायरेक्शन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, X, Y और Z। ठीक है, मान लो ये B है, ठीक है, ये E है और ये V है, तीनों एक दूसरे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि जो नेट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इन दिस सिचुएशन इफ E एंड B आर सच दैट कि F इक्वल टू 0, ये कैसे देखो, तो Fe प्लस क्या यहाँ पर Fe और Fm 0 होंगे, नहीं, यहाँ पर Fe और Fm 0 नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर Fe इक्वल टू Fm हो जाए और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, तो नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, और ये पॉसिबल है। आप इसको करके देखो जरा, ठीक है, इसको आप जब थोड़ा करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम ये कैसे पॉसिबल है। देखो यहाँ पर ये BV, तो F किधर होगा, देखें फ्लेमिंग लेफ्ट रूल लगाओ, FBI, ये B हो गया, ये B हो गया, है ना, इस तरीके से, तो फोर्स ऊपर लगेगा। ठीक है, इसका जो फोर्स होगा वो ऊपर क्यों लगेगा, है ना, और जो Fe होगा, जो यहाँ पर Fe फोर्स होगा, वो Fe फोर्स कहाँ पर लगेगा। ठीक है, देखिए इसको इस डायग्राम से इजीली समझ में आएगा, है ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको उस डायग्राम में, तो मैं ये जो डायग्राम दिया हुआ इसी में समझाता हूँ, है ना, सिस्टमेटिक फ्लो बना हुआ भी है।
तो यहाँ पर देखो, अरे क्या हो गया, वेट वेट वेट, यस। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये डायरेक्शन हो गई ई, ये हो गया बी, और ये हो गया वी, ये वेलोसिटी की वी की डायरेक्शन, तीनों एक दूसरे में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो जब ये वी की डायरेक्शन यहाँ पर होगी, ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगने वाला है, ये देखो, ये हमारे पास हो गया एफ बी आई, तो बी यहाँ पर बाहर है, ठीक है, और वेलोसिटी इस तरफ है, ये देखो इस तरीके से लेना पड़ेगा इसको, तो आपको दिख नहीं रहा होगा मेरा हाथ, तो आप इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड बिल्कुल अप्लाई करके देखना है आपको, ठीक है। तो जो इस ये डायरेक्शन वी की होगी, वी, ये बी, तो वी क्रॉस बी, राइट हैंड थंब रूल से भी कर सकते हैं इसको, वी क्रॉस बी, वी और क्रॉस बी पे आ रहे हैं, तो थंब नीचे आएगा, तो ये एफ एम हो गया हमारे पास, ठीक है। और अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो उस ऊपर के ऊपर लगता है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये एफ ई इक्वल टू एफ एम हो जाए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये चार्ज पार्टिकल है विदाउट डिफ्लेक्शन इसी पाथ पर मूव करते हुए निकल जाएगा, इसी पाथ पर मूव करते हुए निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम बोलेंगे क्यू वी बी इक्वल टू क्यू ई सेम है, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर जो v होगा ये बन जाएगा e बाई बी, तो दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी सिलेक्टर। मतलब अगर हम स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से सेट करें कि वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी सिलेक्टर। ओके, ठीक है। तो the particle will pass through the field with the same velocity without any acceleration in the path, and this situation is called the velocity selector. This principle is used in the velocity selector to get a charge beam having a specific velocity. किसी particular velocity के charge beam को अगर हमको पता निकालना है तो हम इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको, बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि आप सभी लोगों को बिल्कुल करके देखना चाहिए, कि यहाँ पर आपको जितने भी हमने पढ़ाया कि अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी तो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसे होगा, और दोनों अगर होंगे तो फिर चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसे होगा, इसमें पूरा आपको समझ में आएगा। तो डिस्क्राइब qualitatively the path of the charge particle moving in a uniform electrostatic field with velocity, initial velocity parallel to the field, perpendicular to the field and at any angle with the field। हो गया। सेकेंड, ये यूनिफॉर्म चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू द फील्ड, परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंड आर्बिट्ररी एंगल विद द फील्ड, ठीक है। नाउ थर्ड, अ रीजन विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, बी एंड वी आर इन द सेम डायरेक्शन, और तो उसमें फिर क्या होगा, पैरेलल परपेंडिकुलर, अगर जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो पैरेलल हो, तो फिर फोर्स का जो डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल होगी वो क्या होगी, वो बताना है आपको, ठीक है। ये तीनों जो सिचुएशन है हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार अपनी कॉपी में इसको जरूर सॉल्व करके देख लें आप। तो मैं इस टॉपिक को अब यहीं पर थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूँ, अगला जो इसके बाकी का जो एक्सप्लेनेशन होगा हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।